बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो टॉपिक शुरू किया हुआ है उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल नंबर 4 को हमने आज डिस्कस करना है। पहले 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं उनका मैंने आप लोगों को जो है वो सोल्यूशन और उसके ऊपर कंप्लीट जो है वो अपनी कमेंट्री जो थी वो रिकॉर्ड करवा के सेंड कर दी थी। आज हम उसके 4th प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी सेम उसी तरह से जो है वो 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन है और 2 सालों की बैलेंस शीट के बाद कुछ और ट्रांजैक्शंस हैं जो साल के दौरान हुई होंगी, उसकी जो है वो सारी डिटेल दी गई होगी। आपने उसकी मदद से अंडरस्टैंड करना है कि जो चेंजेस आई हैं बैलेंस शीट के अंदर वो किस तरतीब से किस तरह से आई हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर आप उसकी प्रेजेंटेशन कर देंगे। लिखता है जी, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सत्यम लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये तो कंपनी नेम हो गया। अब इसमें 1 जनवरी 2006 और 31 दिसंबर 2006 ज़ाहिर है एक स्टार्ट ऑफ कैलेंडर ईयर की डेट है और इसके बाद कैलेंडर ईयर के आखिरी डेट जो है वो ली गई है। तो ये 2 मुख्तलिफ डेट्स की जो है वो बैलेंस शीट्स फिगर्स हैं आपके सामने। और उसके बाद जो लिखा हुआ है इसमें सबसे पहली आइटम है शेयर कैपिटल। इसको देखें तो इसमें आपको इंक्रीज़ नज़र आएगी। डिबेंचर्स में भी आपको इंक्रीज़ नज़र आएगी। रिटेन्ड अर्निंग्स में भी आपको इंक्रीज़ नज़र आएगी। इसी तरह क्रेडिटर्स भी इंक्रीज़ हो गए, बिल पेबल भी इंक्रीज़ हो गया, टैक्स की प्रोविज़न के लिए भी 10,000 इंक्रीज़ हो गया। तो ये जनाब आपके सामने जितने अकाउंट्स हैं एसेट लाइबिलिटी साइड के सब अकाउंट्स के अंदर पॉजिटिव चेंज है। और उसकी दूसरी साइड पे अगर देखते हो तो गुडविल पहले नहीं था और अभी वो 20,000 का है, तो इट मींस इसमें भी इंक्रीज़। फिर इसके बाद मशीनरी जो थी 125 की थी 475 पे चली गई है, इसमें भी पॉजिटिव इंक्रीज़ है। स्टॉक भी इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह डेटर्स जो हैं इसको देखें तो ये 70,000 वैल्यू से इंक्रीज़ हैं। फिर इसके बाद आपका बैंक है तो बैंक में भी 1 लाख रुपए का इजाफ़ा है। फिर इसके बाद कैश है तो इसमें भी इजाफ़ा। तो सारे की सारी बैलेंस शीट को हमने देखा, तमाम अकाउंट्स के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, लाइबिलिटीज़ में भी इजाफ़ा हो रहा है और एसेट्स के अंदर भी इजाफ़ा हो रहा है। बट उनके बारे में हमने अभी देखना है कि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इजाफ़ा किस तरीके से हुआ है। क्या वो कैश देकर या कैश लेकर इजाफ़ा हुआ है या किसी और तरीके से। तो इसके अगेंस्ट जो है वो कुछ ट्रांजैक्शंस उसने दी हैं। इस बात को समझने के लिए लिखता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ड्यूरिंग 2006 द कंपनी द बिजनेस ऑफ ए सोल ट्रेडर वाज परचेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स फॉर ₹2 लाख। हमने 2 लाख के शेयर्स परचेज़ किए, जो है वो इशू करके ट्रेडर का बिज़नेस परचेज़ कर लिया, बिज़नेस उससे ले लिया, उसके बिज़नेस के तमाम एसेट्स हमने ले लिए और उसको उसके अगेंस्ट कैश नहीं दिया बल्कि शेयर्स दे दिए हैं। तो इसकी डिटेल भी मौजूद है कि कौन कौन से एसेट्स लिए थे। गुडविल में इजाफ़ा हुआ उससे जो हमने ले लिया है, और मशीनरी में इजाफ़ा हुआ हमारे पास, स्टॉक में इजाफ़ा हुआ हमारे पास, और डेटर्स में इजाफ़ा हुआ। और इसके अगेंस्ट हमने इन सारी की सारी चीज़ों के अगेंस्ट हमने उसको जो है वो दे दिए हैं शेयर्स। फिर उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, जो है वो करंट ईयर की जो हमने टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट को ट्रांसफ़र किया, अमाउंट वो 35,000 है। डिबेंचर्स इशू किए हैं एट 5% प्रीमियम। अब पहले तो देखें डिबेंचर्स ऊपर कितने से इंक्रीज़ हुए हैं, 2 लाख से इंक्रीज़ हुई है। यानी कि अगर इसको हम समझना चाहें तो ये है जी आपके 2 लाख अमाउंट टोटल है, फेस वैल्यू डिबेंचर्स की, इसका 5% लें तो ये बनता है 10,000। तो दिस इज़ योर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और ये साथ ही लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका सेपरेट अकाउंट नहीं, यहाँ पे मेंटेन्ड, ये रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट के अंदर ऐड किया गया हुआ 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी वाज ₹30,000। तो इस साल की जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो 30,000 की होगी। तो जनाब हमने पूरे क्वेश्चन को रीड कर लिया है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। और सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, बस चंद बातें हैं।
जिनका आप लोगों को यहाँ पे ख्याल रखना है। चंद बातें हैं जिनको आप लोगों ने समझना है, उसके बाद आप लोग ये सॉल्यूशन बड़े आसान तरीके से कर सकोगे। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है बज़ाहिर, इनडायरेक्ट मेथड जब भी आप लोगों ने अप्लाई करना हो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हुए, तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो किस तरह से इस प्रॉब्लम से हमें मिलेगा। तो मैं हमेशा यही काम किया, जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के, तो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए या तो दो तरीके कह लें, या एडजस्टेड आप लोग जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लें, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कह लें, जिस तरह आप लोगों को ठीक लगता है। तो मैं इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना आपके सामने बना रहा हूँ। अब ये अगर आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, तो इसकी ज़रा चेक करिएगा बैलेंस शीट की जो पोजीशन है। तो मैं ऊपर ही आपके सामने है इस वक्त बैलेंस शीट्स। तो बैलेंस शीट्स जो हैं उसमें जो बैलेंस है इसका ओपनिंग बैलेंस है इसका जो है वो जी 60,000, 60,000 इसका बैलेंस BD है। तो ज़ाहिर है अप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो आप हमेशा जो है वो स्टार्ट करोगे अगर प्रॉफिट के साथ, तो वो क्रेडिट बैलेंस देगा। अब इसके बाद आपके पास इसका जो है वो बैलेंस एक और दिया हुआ है, दैट इज़ योर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो वो ज़ाहिर है इधर लिखा जाएगा, ये CD है और ये जो है ये BD है। ठीक, अब मज़ीद इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो इंक्रीज़ आपकी साइड पर हुई है वो कौन सी है, और जो ट्रांजैक्शंस दी हैं 35,000 ट्रांसफ़र किया गया मज़ीद जो है वो इस साल की प्रोविज़न फॉर टैक्स को। एक और बात यहाँ पे की गई, डिबेंचर प्रीमियम 10,000 जो था इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया गया था। इसके बाद भी अगर हम देखें तो ये डिफरेंस मौजूद है। इसकी ये जो साइड है यहाँ पे टोटल आता है 1,25,000 इस साइड का टोटल है, और ये जो साइड है यहाँ पे सिर्फ 70,000 है। तो ये दरमियान में जो 55,000 का गैप एक हमें नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ दिस, एक्चुअली दिस इज़ करंट ईयर प्रॉफिट। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि बिफोर टैक्स ये जो टैक्स की अमाउंट इधर लिखी हुई है, इससे पहले जो क्रेडिट साइड पर हमने प्रॉफिट करंट ईयर का ट्रांसफ़र किया था वो 55,000 था। तो अब ये 55,000 का हमने प्रॉफिट लिख लिया। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट्स की हैं फॉर नॉन कैश आइटम्स एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और जनाब आपके पास एडजस्टमेंट्स जो हैं उसमें सबसे पहले है मशीनरी की एडजस्टमेंट, 30,000 मशीनरी की डेप्रिसिएशन। एक्चुअली मशीनरी की डेप्रिसिएशन हमने 30,000 माइनस की हुई थी, इसको ऐड किया। क्रेडिटर्स में इंक्रीज़ हुई, लायबिलिटीज़ के अंदर अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब तो ये है कि ये हमारे इनफ्लो की वजह बनती है, तो इसीलिए इसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। फिर इसके बाद इंक्रीज़ इन बिल पेएबल है, तो ज़ाहिर है ये भी आपको प्लस कर लेना है। और इंक्रीज़ इन स्टॉक है तो इसको माइनस करेंगे। फिर इसी तरह इंक्रीज़ इन डेटर है, इसको लेस करेंगे। और इसके बाद हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आता है, और इसके बाद हमें लेस करना होता है इसमें से करंट ईयर का टैक्स पेड। अब ये जो है इसके लिए भी हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये जो अकाउंट है ये कैसे बनेगा, इसको अंडरस्टैंड करना है हमने। आपके सामने अगर क्वेश्चन मैं लिख दूं, ये है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल आपको क्लियरली सामने है। तो इसमें देख लें आप लोग, ये जो आपका अकाउंट है इसके अंदर हमने टैक्स अकाउंट एक्चुअली हम बना रहे हैं, टैक्स पेएबल कह लें। अब जो टैक्स पेएबल अकाउंट है इसकी आप बैलेंस की बात करें तो इसका ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, इसको इधर लिखा है हमने 30,000 को। ठीक, अब इस अकाउंट के अंदर आपको करंट ईयर में कितनी अमाउंट मज़ीद ट्रांसफ़र की हुई है जो मिलेगी, वो है ये 35,000, ये भी हमने इसमें ट्रांसफ़र किया था। अब जो पेएबल है वो है जी अब जनाब 40,000 अभी भी पेएबल है, आप देख सकते हो ये ऊपर लिखा हुआ है टैक्स प्रोविजन 40,000 क्लोजिंग डेट पे।
तो ये पेड है, वो पेड कितना हुआ फिर इसका डिफरेंस अगर देखोगे तो ये बनता है 65,000, इधर भी 65,000 लिख के इसमें से डिफरेंस लोगे तो ये बनेगा 25,000। तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आपका क्लियरली मैंने अकाउंट बना के आपको बता दिया है, दैट इज़ 25,000। होपफुली आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो ये जनाब 25,000 माइनस करके नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गई। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसमें कि जो मशीनरी है उसके अंदर कोई चेंज आई थी, तो वो जो थी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आनी है, वो कितनी चेंज थी उसने क्लियरली बताया हुआ है। उसने क्लियरली बताया हुआ है कि हमारे जो एसेट्स हैं यहाँ पर मशीनरी का अकाउंट जो है उसके हवाले से उसने बताया हुआ है कि पहले जो हमारे बैलेंस था वो कितना था 1,25,000 का, फिर उसने बताया क्लोजिंग बैलेंस इतना हो गया। अब उसमें आप लोगों को देखना है ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या बताया हुआ है। आप इसमें पहले तो ये देखें कि 1 लाख की मशीनरी आपको वेंडर से आई, तो भाई एंट्री ये बनती है मशीनरी डेबिट, मशीनरी टू वेंडर। अब आप लोग इसको अगर पोस्ट करोगे तो ये ज़ाहिर है वेंडर अकाउंट मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। आपने इसको भी लिख लिया तो इसके बाद आप लोग देखें एक ये चीज़ हमारे पास लिखी है, दूसरी ये, और तीसरे नंबर पे इस साल की डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री तो सिंपल सी है, डेप्रिसिएशन डेबिट और ये मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। आप इसको ज़ाहिर क्रेडिट साइड पे लिखोगे और ये बैलेंस भी आपने लिख लिया। अब ये चार चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। टोटल किया जब आपने ये साइड का टोटल पहले लिख लिया और इधर भी ये वाला लिख के इसमें से डिफरेंस लिया है, तो डिफरेंस ये है, ये जो आपका डिफरेंस है दिस इज़ एक्चुअली न्यू मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब इस पे आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, आपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इस पे जो है वो कैश आउटफ्लो जो है वो शो किया, तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वो 2,80,000 आपकी कैश आउटफ्लो की शक्ल में आ गई। फिर इसके बाद आपकी कैश जो है फ़्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है उसमें आपने जो शेयर्स इशू किए थे वो वाज़े तौर पे बताया गया था कि जी आपने जो शेयर्स इशू किए हैं उनकी खैर पहले जो आपके पास वैल्यू है, एक तो ये जनाब आपने 1 लाख के शेयर इशू किए, फिर उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स इशू किए 2,10,000 में, यानी वही डिबेंचर्स जो आपके थे 2 लाख के, उनको आपने सेल किया है एक्चुअली कितने में सेल किया 2,10,000 में। ठीक हो गया, तो उसका जो है वो यहाँ पे ज़िक्र आया। तो कैश फ़्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है वो 3,10,000, कैश फ़्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो पॉजिटिव यहाँ पे है वो 3,10,000, और उसमें से कैश फ़्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बाद नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आपने इसकी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की नेट अमाउंट जो है वो फाइंड कर ली। तो ये आपके पास है 3 अमाउंट्स एक्चुअली, एक ये है 90,000, दूसरी है 2,80,000, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और फिर इसके बाद आपके पास है ये एक और पॉजिटिव अमाउंट। तो इनका जो डिफरेंस बनता है 1,20,000 बनता है। उसके अंदर आप लोगों ने ऐड किया ओपनिंग कैश बैलेंस दैट इज़ 75,000, इसको ऐड करने के बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस 1,95,000 आ गया, जो कि आपको यहाँ पे अगर गौर करोगे तो बिल्कुल इसके जो है वो बराबर मिलेगा जो बैंक और कैश का दोनों का ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस था 1,95,000। तो जनाब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इससे अगले प्रॉब्लम्स को भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक काम छोटा सा है जो आप लोग ज़रूर करते रहें,
कि आपने बाकी जो जानने वाले हैं जिनको प्रॉब्लम हो इस सब्जेक्ट में उनको भी ये शेयर करें, ताकि वो इन स्टैंडर्ड्स के हवाले से कोई न्यूमेरिकल जो है चीज़ें समझना चाहें तो वो इसको देख सकते हैं। और ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो साथ ताकि और वो जो बटन होता है नोटिफिकेशन वाला उसको भी आप टिक करें ताकि आप तक जो है वो पहुंच सके नया लेक्चर जो आता है उसके मैसेज वगैरह और आप लोग उसको फिर रीड कर सको स्टडी कर सको। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे बात करते हैं। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2006 एंड 31 दिसंबर 2007 आर एज़ फॉलोज़। हमारे सामने 2 साल की बैलेंस शीट है और इसकी मदद से हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो जो कैपिटल है इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, दिस इज़ सेम। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखोगे तो जनरल रिज़र्व है, तो जनरल रिज़र्व के अंदर आप लोगों को इंक्रीज़ नज़र आएगी, पॉजिटिव चेंज है, मीन प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इसमें ट्रांसफ़र किया है हमने इस साल के प्रॉफिट का। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं, इसमें आपको डिक्रीज़ नज़र आएगी। टैक्स की प्रोविज़न जो है, आप टैक्स की प्रोविज़न पे अगर गौर करेंगे तो इसमें भी इंक्रीज़ है, मतलब कि जो इस साल जो है वो टैक्स पेबल का बैलेंस क्लोजिंग है वो पहले से भी बढ़ गया है। करंट ईयर की भी कुछ अमाउंट हमने जो पे करनी थी वो नहीं पे की। और उसके बाद है जी आपकी नॉन कैश आइटम है, एक एक्सपेंस जो हमने शो किया होगा और वही लाइबिलिटी में शो हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें भी इंक्रीज़ है 200 की, आप इसमें देख सकते हो 200 की इंक्रीज़ नज़र आ रही होगी। तो जनाब ये इसकी जो है लाइबिलिटी साइड पे बात हुई कि क्या इसके अंदर लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या चेंजेस हैं। दूसरी साइड पे आते हैं एसेट्स में, तो एसेट्स के अंदर बाज़ार यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये जो है डिक्रीज़ हुई है एसेट्स के अंदर। हो सकता है कोई एसेट हमने जो है वो न्यू भी परचेज़ किया हो मगर डेप्रिसिएशन की वजह से जो है कैलकुलेशन की वजह से क्लोजिंग वैल्यू कम आई हो। तो बहरहाल इसकी डिटेल बाद में देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन है कितनी है, कोई परचेज़ किया या सेल किया एसेट इसके बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। बट बिल्डिंग का अकाउंट जो है उसको अगर हम सिर्फ देखें यहाँ से तो कंपैरिजन से पता चलता है इसके अंदर डिक्रीज़ हुई है। फिर इसके बाद आपका जो मशीनरी का अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, उसमें जो है यहाँ पे आपको इंक्रीज़ नज़र आ रही है। तो ये जो है जनाब इसमें इंक्रीज़ है, इसके अंदर यहाँ डिक्रीज़ नज़र आ रही है। गुडविल अकाउंट ही सिमिलर, यानी ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर देखें तो इसमें इंक्रीज़ नज़र आ रही है, यानी अभी इसको हम बाद में देखेंगे, एनालिसिस करेंगे इसका कि इसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, क्या कोई एसेट परचेज़ किया इन्वेस्टमेंट के तौर पे या हमने कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल की। स्टॉक को देखें तो स्टॉक के अंदर जो है वो डिक्रीज़ है, ये करंट एसेट जो है इसके अंदर डिक्रीज़ है। और इसके बाद आप गौर करेंगे तो ये आपके पास डेटर्स जो हैं, तो डेटर्स के अंदर जो है यहाँ पे आपको इंक्रीज़ मिलेगी या नज़र आ रही है। फिर उसके बाद कैश है, तो कैश को फ़िलहाल छोड़े, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशंस पे आते हैं जनाब। तो क्वेश्चन की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं वो क्या कहती हैं कि 31 दिसंबर 2007 को जो है वो आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और उसके लिए आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से ये गाइड किया गया है कि प्रॉफिट फॉर ईयर 2006-7 जो है 8600 है, 8600 का प्रॉफिट है। और दिस हैज़ बिन चार्ज, अगेंस्ट दिस हैज़ बिन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 3050, तो इसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन हमने जो चार्ज की है वो 3050 रुपये की है। तो डेप्रिसिएशन जो है ये एक्सपेंस इसमें चार्ज किया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पर मज़ीद एक बात जो लिखी हुई है कि जी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने जो ट्रीट की थी वो है 200, ये नॉन कैश आइटम है। ठीक है जी, तो इन पॉइंट्स को भी जहन में रखें कि आपने जो डेप्रिसिएशन है इसकी एडजस्टमेंट करनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की 200 अमाउंट जो है इसको भी आपने ऐड करना है प्रॉफिट के अंदर, बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हो और उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करते हो। इसके बाद आप लोग देखें तो इनकम टैक्स है दैट इज़ वाज पेड, तो जो पेड इनकम टैक्स है वो बताया गया 18,000, और उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है जी एंड इन एडिशन 20,000 वाज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस
एंड कैरीड टू द प्रोविजन। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की आपने चार्ज की है या करंट लाइबिलिटी में जो इजाफा किया है टैक्स की करंट लाइबिलिटी में, वो 20,000 का है। तो उस 20,000 के अगेंस्ट कह लें या जैसे भी कह लें, आपने जो टोटल पेमेंट ऑफ टैक्स की है वो पेमेंट आपने 18,000 की है इस साल के दौरान। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी इंटरम डिविडेंड आपने जो है वो पे किया है जनवरी 2007 में, और जनाब वो 5,000 है। तो इंटरम डिविडेंड ये भी अप्रोप्रिएट किया था असल में प्रॉफिट के अंदर से। एडिशनल प्लान वाज परचेज्ड, एडिशनल प्लांट वाज परचेज्ड इन सितंबर 2006 फॉर 5,000। तो इसका मतलब है हमने प्लांट की परचेज़ की 5,000 की, तो ये इजाफा हुआ था हमारे प्लांट के अंदर, फिक्स्ड एसेट के अंदर। इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट थी 5,000 वाज सोल्ड 2007 वर सोल्ड 2007 फॉर 4,800। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी यहाँ पे 5,000, और उसमें से जो है वो उसकी सेल प्राइस को माइनस करके देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो लॉस नज़र आ रहा होगा। तो 200 का यहाँ पे आपका लॉस है जनाब। तो ये इसको भी हमने ट्रीट करना है। अनदर इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर 6,250। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेल आउट हुई है, सॉरी आपने जो है इन्वेस्टमेंट मज़ीद जो की है वो 6250 की है। फर्दर इन्वेस्टमेंट हमने की है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट के तौर पे शेयर्स ख़रीदे हैं या कुछ और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू है 6250। ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस थी। इन्फॉर्मेशंस की बेस पे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को अब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आप लोग इसमें ज़रा देखिएगा कि आपके पास जो प्रॉफिट है यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ, इसमें तो दिया नहीं हुआ आपका प्रॉफिट। यहाँ पर तो जस्ट लिखा हुआ है जनरल रिजर्व्स में इंक्रीज़ हुई है, क्रेडिटर्स हैं, टैक्स प्रोविजन, ये सारा मामला है। तो हम लोग किस तरीके से जो है इसका जो है वो कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट जो है वो, उसकी कैलकुलेशन इसने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर की हुई है। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 28,800 रुपये था। ये कैसे हमें पता चला, ठीक है, इसके लिए आप लोग देखें ज़रा। तो आप लोगों ने जो प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट की इस साल की वो है 20,000। इसी तरह जनरल रिज़र्व में आपने जो अमाउंट ट्रांसफ़र की वो है 3,600। और फिर आप लोगों ने जो है वो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें डेबिट किया इसके अगेंस्ट। तो जनाब ये तीसरी चीज़ हो गई। और इन टर्म डिविडेंड भी आपने जो है वो पे किया है 5,000। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आउट ऑफ प्रॉफिट होती हैं। तो बिफोर प्रॉफिट इसका मतलब है जो टैक्स है इन सारी चीज़ों को, इन सारी अमाउंट्स को ऐड करके बनेगा। तो हम इन्हीं का टोटल नीचे लिखते हैं 28,800, और इतना ही टोटल जो है ये असल में ये बैलेंस से आया है, ठीक है ना, ये असल में बैलेंस है। तो बैलेंस आपका 28,800, दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको हमने यूज़ करना है अपने क्वेश्चन के सलूशन के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने लिखा हुआ है जी 28,800, और ये आपके एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट्स करनी है फॉर नॉन कैश आइटम्स, और देन उसके बाद आप लोग जो है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर चेंजेस के अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन थी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में दी हुई, वो आपने डेप्रिसिएशन इसमें प्लस कर ली है। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ट्रीट की थी 200, वो आपने ऐड कर ली है। और इसके बाद है डिक्रीज़ इन स्टॉक हुआ था, एसेट में डिक्रीज़ हो तो वो जो है वो प्लस करते हैं हम लोग, तो इसको भी हमने प्लस कर लिया। फिर इसके बाद जनाब आपके डेटर्स में इंक्रीज़ थी, तो सॉरी क्रेडिटर्स में जो डिक्रीज़ थी, लाइबिलिटी में डिक्रीज़ होगी तो उसको माइनस करेंगे, ये माइनस किया। इसी तरह डेटर्स के अंदर इंक्रीज़ थी तो वो आपने लेस की, और देन उसके बाद आप लोगों ने माइनस कर दिया जो आपने टैक्स पे किया है, जो टैक्स आपने पे किया है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मेंशन था। इसको लेस करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो है 12,450 रुपीज़। तो ये आपकी जो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया।
अब इसके बाद आप लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे आते हैं। तो आप लोग जब उसमें देखते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, परचेज़ जो की आपने, फर्दर इन्वेस्टमेंट आपने जो की 6250 है, 6250 की जो इन्वेस्टमेंट है हमने उसको जो है वो यहाँ पर शो किया। ठीक है कि जी इसकी वजह से कैश आउटफ्लो हुआ है। फिर आपने सेल की थी इन्वेस्टमेंट, उसकी अमाउंट जो थी वो 4800 रिसीव हुई थी, ये इनफ्लो हो गया। और प्लांट जो परचेज़ किया था वो 5000 का था, तो उसके ऊपर भी कैश आउटफ्लो हुआ है। तो एक्चुअली इसका जो नेट आप देखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो दैट इज़ 6450, मीन के नेगेटिव। इसके बाद है जी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर सिर्फ एक आपने पेमेंट की थी, पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड। तो हमने जो डिविडेंड पे किया था वो 5000 था। इस पे आप लोग जो पेमेंट कर रहे हो दैट इज़ डिडक्टेड। और ये आप लोग देखो तो इन तीन अमाउंट्स के जो है वो नेट हमने अब लिया है। तो नेट कैसे लेना है, इसके अंदर देखें, पहले ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, और इसके नीचे आपके पास है कि जी आपने जो पेमेंट की थी इंटरम डिविडेंड की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के तहत, तो वो भी आ गई 5000, वो वाला आ गया। तो इसमें आपकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो माइनस की हैं और एक पॉजिटिव की है। इनका जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास वो है नेट डिफरेंस पॉजिटिव में 1000। तो दिस इज़ योर 1000 नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो आए हैं। और उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस को हमने 8000 को ऐड किया, तो ये बन गया 9000, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया जी। तो ये आपका क्वेश्चन था 5 नंबर। तो मैंने इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट को अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो ये जस्ट इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, वरना इसकी भी ऐसा ज़रूरत नहीं थी। वाज़े तौर पे इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, उसके अंदर आप लोगों ने जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल की जो ट्रांसफ़र की, ये टोटल जो लाइबिलिटी बनी थी 39000 की थी। उसमें जो पेमेंट की थी वो भी उसने वाज़े तौर पे बता दिया था 18000। तो फिर बैलेंस आपके 21000 आता है। तो इस अकाउंट को बनाए बगैर भी हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन वाज़े तौर पे बता दी गई हुई थी, लेकिन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग के अंदर आपको ज़रूर करना चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे बात करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2008 एंड 2009 आर गिवन बिलो। ये दो मुख्तलिफ डेट्स पर आपके पास बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन गिवन है। और जनाब आपके पास इसमें शेयर कैपिटल के अंदर आप देखो तो पॉजिटिव इंक्रीज़ है। इसी तरह रीटेन्ड अर्निंग्स में देखोगे तो पॉजिटिव इंक्रीज़ है। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डिक्रीज़ है। तो डेफिनेटली कोई एसेट ऐसा है जिसको हमने डिस्पोज ऑफ किया है, सेल आउट किया है, चाहे उसकी डिटेल बाद में आए। फिर डिबेंचर्स हैं, हमने उनकी पेमेंट की है, इनमें भी डिक्रीज़ है। क्रेडिटर्स को देखेंगे तो इसमें जो है वो इंक्रीज़ है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स के अंदर इंक्रीज़ हो गई। फिर फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट पे गौर करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट लिखे हुए हैं, 2008 में कम थे और ये ज़्यादा हो गया। इट मीन्स कि कोई एसेट परचेज़ किया है। इन्वेंट्री पे देखें तो इन्वेंट्री में डिक्रीज़ है। फिर इसके बाद डेटर्स में डिक्रीज़ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं उसमें डिक्रीज़ है। और देन उसके बाद आपके पास बैंक है, उसके दो बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये हमने इसकी जो है बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस किया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशंस पे आते हैं। अच्छा जी, इसमें नेट प्रॉफिट कैटेगोरिकली बता दिया गया है अलहदा से करके, उसको ही हम यूज़ कर लेंगे। और डेप्रिसिएशन इस साल की जो चार्ज की गई है वो है 10000। इसका मतलब है नॉन कैश आइटम्स के तौर पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 10000 ऐड किया जा सकता है। कैश डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो ये कैश आउटफ्लो हो रहा है इसका। इसके बाद कहता है जी 78,000 इन एन एडिशन टू द बिल्डिंग वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ 78,000। तो ये न्यू बिल्डिंग जो हमने परचेज़ की है उसकी कॉस्ट है। और नेक्स्ट है ए फुली डेप्रिसिएटेड इक्विपमेंट, मुकम्मल डेप्रिसिएट हो चुकी है इक्विपमेंट
और उसकी एक्चुअली डेप्रिसिएशन इसका मतलब है 30,000 है। कॉस्टिंग ₹30,000 थी, तो अगर फुली डेप्रिसिएटेड है तो उसकी एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 30,000 पे पहुंच चुकी हुई है। एंड वाज डिस्कार्डेड एज नो साल्वेज बीइंग रियलाइज्ड, तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी वो ज़ीरो थी। इसका मतलब है स्क्रैप वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वो उसकी सारी की सारी ऑलरेडी एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई है और वो रिकवरी उससे कुछ भी नहीं हमें हो रही। तो हमने जस्ट उसको राइट ऑफ कर देना है, ख़त्म कर देना है उस एसेट को अपनी बुक्स के अंदर से। अब इस क्वेश्चन के इस गिवन डाटा से मुझे जो समझ आ रही है, हम सिंपल जो है इसके इस नेट प्रॉफिट को लेंगे और उसके अंदर जो है वो नॉन कैश आइटम्स को पहले एडजस्ट करेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ट्रीट करेंगे। तो जनाब आप इसके लिए इसके सोल्यूशन पे आ जाएं, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब स्टार्ट होती है तो नेट प्रॉफिट जो है वो हमने बिफोर टैक्स जो लेना होता है। तो इसने इसके अंदर क्या किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है कि नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स लिया हुआ है उसमें आफ्टर नॉन कैश एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स जो है वो लिया हुआ है। इसका मतलब है उसने ये किया 27,000 जो 50 था उसके अंदर डेप्रिसिएशन को पहले ही ऐड करके लिखा है, इसके बाद फिर उसने इसकी एडजस्टमेंट नहीं की होगी। तो हम क्या करते हैं, हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर अगर लिख लें कि जी 27,050 अगर 50 मैं यहाँ पे लिखूँ और उसके बाद ऐड करूँ यहाँ पर जो है वो डेप्रिसिएशन, तो बी आंसर क्या बनेगा 37,050 बनेगा। तो इसका मतलब है उसने पहले से ही उसको ऐड कर लिया था और इसको उसने ब्रैकेट के अंदर मेंशन भी किया है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं उन स्टेप्स को ही एज इट इज़ यूज़ करता हूँ जिस तरह पहले क्वेश्चंस में किए। 27,050 का प्रॉफिट देता हूँ जो बिफोर टैक्स है, फिर उसके अंदर जो है डेप्रिसिएशन की अमाउंट ऐड करता हूँ और फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरफ आता हूँ। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसमें उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट के आप देख सकते हैं कि जो है डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री थी तो इसको हमने प्लस किया, फिर इसके बाद है डिक्रीज़ इन डेटर्स थे इसको भी प्लस किया, फिर इंक्रीज़ इन क्रेडिटर्स थे तो इसको भी प्लस किया क्योंकि क्रेडिटर्स हैं, और इसके बाद है जी डिक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। डिक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन एसेट्स में जो है वो डिक्रीज़ है तो इसको भी प्लस किया। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, सारी अमाउंट्स ऐड करके इनका टोटल बनता है 34,850। 34,850 प्लस 37,000 समथिंग जो ऊपर आंसर गिवन था, उनको ऐड करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ रहा है। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपका आ रहा है 71,900 ये और ये जमा करके। उसके बाद आप लोग इसमें से जो है वो अपना टैक्स पेड माइनस करते हो और टैक्स पेड की अमाउंट जो है क्या ये वाज़े तौर पे गिवन थी या हमने कैलकुलेट की, इसके लिए आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि कितना जो था वो टैक्स पेड था। अच्छा जी, लिखा हुआ है इसके अंदर कि जी आपके ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं इनसे तो कहीं से भी आपको टैक्स के बारे में पता नहीं चल रहा। ठीक है, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे हैं इससे तो हमें टैक्स का पता नहीं चल रहा, बट इसके अंदर जो है वो टैक्स माइनस हुआ है, नहीं नील, ठीक हो गया। तो ये नील है तो एज इट इज़ आंसर 71,900 आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स ना ओपनिंग थी, ना क्लोजिंग थी, ना करंट ईयर की अमाउंट उसमें कोई ट्रांसफ़र हुई, ना पेमेंट बनती है। अच्छा, इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मुकम्मल होने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे आए तो परचेज़ ऑफ बिल्डिंग वाज़े तौर पे लिखा हुआ था 78,000 की हमने बिल्डिंग परचेज़ की है, तो ये माइनस और ये प्लस, दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जनाब आगे चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आप इसके लिए गौर करें तो शेयर्स जो हैं उनके इशू करने से हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है कैश, फिर हमने डिविडेंड पे किया है, फिर हमने डिबेंचर्स 50,000 के रिडीम किए हैं। तो एक अमाउंट जो है वो हमारे पास इनफ्लो हो रही है और दो अमाउंट्स जो हैं आउटफ्लो हो रही हैं और इनका जो नेट आंसर है वो 2,000 आ रहा है। आप इसकी इन इन्फॉर्मेशंस को देखना चाहें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड तो यहाँ देखें कि शेयर कैपिटल में क्या इजाफा था, इसका मतलब है आपने शेयर इशू करके अमाउंट रिसीव की। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट अगर चलते हैं तो डिविडेंड यहाँ पे किया गया था,
ये डिविडेंड पे किया। इसके हवाले से भी बात हो गई। और एक चीज़ इसके अंदर और आई है जिसका अभी जिक्र हुआ कि डिबेंचर्स जो थे वो आपके कम हुए, इसका मतलब है उनकी पेमेंट हो गई, तो अब उस पे भी आउटफ्लो हुआ था। तो ये हमारे आउटफ्लो और इनफ्लो रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी डिस्कस हो गए। अब आप क्या करेंगे, इनका तीनों तरह की एक्टिविटीज़ का जो है वो नेट आंसर ले लेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे जी, इसके अंदर जो है ये तीन तरह की एक्टिविटीज़ हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसका आंसर जो है ये भी नेगेटिव। तो इनका तीनों का जो है वो नेट आंसर नेगेटिव में आ रहा है 8100। इसके अंदर ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो है उसको आप ऐड करोगे, और जब इसको आप ऐड करते हो तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक जो है वो बन जाता है, दैट इज़ 20,000। तो ये था जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी हमने जो है वो मुकम्मल डिटेल से डिस्कस किया है।